नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं आप सभी दोस्तों के सामने आपके जो क्लास 10th का जो संस्कृत व्याकरण होता है, जो आपके संस्कृत का ही एक पार्ट है। क्योंकि आप यदि देखें तो व्याकरण पोर्शन से 50 प्लस संस्कृत से 50, इतना मार्क्स तो पूछता ही है भाई। अब कैसे सो आप समझ भी जाएंगे। मान लीजिए, जो सबसे पहले तो आप यूं समझ लीजिए कि जो देखिए मेरे पास ये संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर होता है, वो क्वेश्चन पेपर है। देख लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 2023 यानी 2023, इसी साल का एनुअल यानी वार्षिक जो आपका एग्जाम होता है, जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, उसी का क्वेश्चन पेपर है। आप यहाँ पे देख लीजिए भाई। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो अनुच्छेद लिखना है तो यही तो 7 मार्क्स का है। फिर उसके बाद 6 मार्क्स का आपको है अनुवाद करना। तो ये सब अनुच्छेद, अनुवाद, ये सब किसका पार्ट है? तो संस्कृत व्याकरण का पार्ट है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पे जो जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उस लेक्चर को यदि आप इत्मीनान से और सच्चे दिल से देख लिए, विश्वास कीजिए कि संस्कृत में आपको 90 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हो सकता है तो मैं अपने जो चैनल है, यदि मैं इससे पहले क्लास 11th एंड क्लास 12th को यानी इंटरमीडिएट को पढ़ाया था भाई। मैं विश्वास करता हूँ आपको हम पे भरोसा होना चाहिए। मेरे द्वारा जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स है, ये नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, गलत। मतलब जो गाइडेंस एक तरह से हमने प्राप्त किया अपने गुरुजनों से, शिक्षक से, उसी के अनुसार मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया। भाई मेरे स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th की बात बोल रहा हूँ, इंटरमीडिएट में साइंस फैकल्टी से 418 मार्क्स गेन किए थे। 2020 जब लॉकडाउन का पीरियड था, उससे मतलब कि जैसे लॉकडाउन के पीरियड से पहले वाले पीरियड में, लॉकडाउन 2020 में बाद से लगा, अप्रैल मई में लगा, लेकिन उससे पहले तो लॉकडाउन नहीं था कि आप लोग सोचिएगा कि अरे लॉकडाउन में इतना मार्क्स गेन हो गया, गलत बात। उससे पहले वाले पीरियड में 2020 की बात कर रहा हूँ, 418 मार्क्स यानी 418 मार्क्स, वो भी उस समय 150 मार्क्स का इंग्लिश चलता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। और आप सोचिएगा कि आपने सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया था, मैं श्योरली बोल रहा हूँ, मैंने A to Z सब्जेक्ट को पढ़ाया था। 418 मात्र मेरे यहाँ 4 स्टूडेंट उस समय पढ़े थे। एक स्टूडेंट का 418 था, एक स्टूडेंट का 372, एक स्टूडेंट का 353 और एक का 325। इतना मार्क्स आया था इंटरमीडिएट में, वो भी साइंस फैकल्टी में। और भाई उससे पहले क्लास 10th में मैंने पढ़ाया था, तो क्लास 10th में जितने जो स्टूडेंट थे सभी का 375 प्लस मार्क्स था। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस समय जितने जो स्टूडेंट थे, मान लीजिए कि आप एक ही क्लास में कोई स्टूडेंट टॉप करता है, कोई स्टूडेंट फेल करता है। जो जितना मेहनत करेगा उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्राप्त करेगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पे सोचिएगा कि केवल ये लेक्चर देता है, गलत बात। आप यहाँ पे बताए हुए मेरे जितने जो लेक्चर हैं आप समझिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का सॉल्व कीजिए। आपसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उसके बाद आपके पास कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट में धड़ल्ले से कीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी हमें। तो यहाँ पे देखिए 7 मार्क्स का आपको संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। तो संस्कृत ग्रामर जानिएगा तब तो संस्कृत में अनुच्छेद लेखन कीजिएगा। फिर 6 नंबर का आपको क्या है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे अनुवाद है, संस्कृत में करना है। हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस रहेगा, आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना है। तो ये भी तो आपके जो है सो किसका पार्ट है, ग्रामर पोर्शन का, यानी संस्कृत ग्रामर का। क्योंकि जब तक आप सी था ये सब नहीं जानिएगा, ती था अंति नहीं जानिएगा, सी था नहीं जानिएगा, अमी अवामा नहीं जानिएगा, कैसे ट्रांसलेट कर दीजिएगा संस्कृत में। तो इसके लिए भी आपको संस्कृत व्याकरण आना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद 8 नंबर का संस्कृत में पत्र लेखन है। तो आप इसी से जोड़ लीजिए कि ये जो 3 भाग है जो कि सब्जेक्टिव में, उसी को जोड़ कर देखिए। 7 6 13, 13 आप 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 21, यानी यहाँ पे 21 मार्क्स का तो यही हो गया। समझ में आ रहा होगा, 7 6 13 हुआ और 13 8 हो गया 21। तो 21 नंबर का ये तीनों पोर्शन है। और आप जानते हैं भाई मेरे कि जब तक आप एक तरह से देखा जाए तो संस्कृत के अर्थ को नहीं समझ पाइएगा, तब तक आप जो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ रहता है उसके अर्थ को नहीं समझ सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको एक बात बोलूं तो मेरे दोस्त 13 नंबर का आपको गद्यांश भी समझिए तो इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है? तो संस्कृत व्याकरण का, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ही आप जानिएगा भारत देश अस्माकं प्रिय देश, यानी भारत देश जो है सो हम लोगों का प्रिय देश है। अस्माकं का हिंदी ही नहीं पता चलेगा तो कैसे जानिएगा कि हम लोगों का देश प्रिय है? तो ये भी इसी का एक तरह से पार्ट है। तो जोड़िए कितना हो गया आपको 4, ये 3 34 हो गया। और आपको 20-25 इतना तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लिया जाता है। कौन कौन टॉपिक से पूछा जाता है उसका यहाँ पे मैं अब जिक्र करने जा रहा हूँ। ठीक मेरे दोस्त, तो समझिएगा ये आपके संस्कृत में हम अभी बताएंगे, सब लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं कैसे कैसे कवर करवाऊंगा। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्त संधि, इसको क्लियर करूंगा। संधि बहुत जरूरी है, इसी में आप संधि विच्छेद भी पढ़ लीजिएगा। इसी में क्या पढ़ लीजिएगा? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद पढ़ने के बाद फिर इसके जस्ट बाद मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा सो समझिए मेरे दोस्त, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा धातु रूप। क्या? धातु रूप। फिर इसके बाद पढ़ाऊंगा शब्द रूप। शब्द रूप जैसे आप जानते होंगे सुबंत प्रकरण इसको बोला जाता है। आप पढ़े होंगे रामा, ये सब राम शब्द रूप। बालका बालका बालको बालका बालकम बालको बालकन बालकेन बालकाभ्यम बालकई बालकाय बालकाभ्यम बालकेश बाल बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य बालकस्य बालकयो बालका नाम बाल। फिर उसके बाद बालके बालकयो बालकेशु, हे बालका हे बालको हे बालका, ये सब बालक शब्द रूप पढ़े होंगे। तो उसी में बहुत सारा शब्द रूप होता है जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। नदी शब्द रूप, मुनि शब्द रूप, लता शब्द रूप, पति शब्द रूप, सखा शब्द रूप, बहुत सारे ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। मैं आपको उसका ट्रिक भी बताऊंगा। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, याद रखिएगा। फिर इसके बाद मेरे दोस्त चौथा जो है शब्द, पहले तीसरा हो गया, दूसरा धातु रूप शब्द रूप। फिर एक कारक होता है, कारक मैं पढ़ाऊंगा। कारक के बाद आपका समझिए तो यहाँ पे इसी में कारक सूत्र भी क्लियर हो जाएगा, कारक सूत्र। फिर उसके बाद मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको उपसर्ग पढ़ाऊंगा। 6 नंबर में प्रत्यय पढ़ाऊंगा। 7 नंबर में आपको समास पढ़ाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समास, इसी में समास विग्रह ये सब सभी हो जाएगा। फिर 8 नंबर में मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा जो आपका ये है क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो पत्र लेखन पढ़ाया जाएगा। लेकिन पत्र लेखन से पहले अनुवाद पढ़ाऊंगा मैं आपको। क्या? अनुवाद। 9 नंबर में फिर आपको अनुच्छेद लेखन पढ़ाऊंगा। अनुच्छेद लेखन जो जैसे प्रिय छात्र पे या उसके बाद गंगा नदी पे, भारतवर्ष पे, हिमालय पे, ये सब पूछा जाता है, ये सब पढ़ाऊंगा। 9 के बाद आपका 10 में हो जाता है पत्र लेखन करवाऊंगा। क्या? पत्र लेखन। और मेरे दोस्त सबसे लास्ट में मैं आपको जो अपठित गद्यांश होता है जिसको बोला जाता है, जो 13 नंबर का पूछता है आपका, वो गद्यांश, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है एक तरह से आप अपने पुस्तक में उसको पढ़े हुए नहीं रहेंगे, वही आपको दिया हुआ रहेगा। कोई लेखक लिखता है उसके अंश को दे दिया जाएगा जो कि एक तरह से चर्चा में चल रहा है विषय वस्तु का भाग होता है, तो वही अपठित गद्यांश रहता है। जैसे मान लीजिए अभी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा चलता है, फिर उसके बाद मान लीजिए ट्रेन में जो रेल दुर्घटना हो रहा है उसका मुद्दा चल रहा है, फिर मान लीजिए जैसे मणिपुर वाला हिंसा का मुद्दा चल रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध, फिर उसके बाद ये हमास वाला चल रहा है, देश में जो पराली जलाया जाता है ये सब मुद्दा चल रहा है, या एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, या निर्वाचन की बात हो रही है, इन सभी से रिलेटेड। या फिर उसके बाद मान लीजिए कि समाज में कैसे समरसता लाया जाए, प्रदूषण कैसे कम किया जाए, इन सभी मुद्दों से, मतलब जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा होता है हमारे समाज में, हमारे देश में, राष्ट्र स्तर पर, शराब, इस सबसे रिलेटेड हो गया। तो इसी सब मुद्दों से अपठित गद्यांश में बातें रहती है। कोई कहानी हो गया, हितोपदेश जो ग्रंथ है उससे हो गया, या पंचतंत्र की कहानी हो गया, उसी का कोई पार्ट दे देता है। तो ये सब बाद में बताया जाएगा। तो देखिए संधि पढ़ना, इसी में आपका संधि विच्छेद क्लियर हो जाएगा। संधि कहने का मतलब संधि से रिलेटेड एक एक चीज, ये समझिएगा। धातु रूप, तो धातु में जैसे आप पढ़ते हैं पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पढ़सी, पढ़ता, पठता, पठामी, पठावा, पठामा, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, ये सब जितना जो होता है धातु रूप सब क्लियर होगा। फिर उसके बाद शब्द रूप, जैसे अभी पता है बालक शब्द रूप, लता शब्द रूप,
कारक, कारक में आप लोग पढ़ते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, विभक्ति के अनुसार पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और फिर उसके बाद संबोधन। इसी में आप पढ़ते हैं जैसे एक दूसरे के संगत, जैसे कर्ता कारक, कर्म कारक, यानी कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति के संगत, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति के संगत, इसी तरह से करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, फिर उसके बाद संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन, ये तो जान ही रहे। तो भाई मेरे इस तरह से मतलब कि आप लोग को एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। उपसर्ग में आप जानते हैं 22 उपसर्ग होता है, जैसे संसार में सम उपसर्ग है। फिर उसके बाद मेरे दोस्त अगर जो हम पूछे कि प्रत्येक में तो प्रति उपसर्ग है, उसी तरह से यदि पूछे कि उपहार में तो उप उपसर्ग है, फिर उसके बाद पूछे संस्कार में तो सम उपसर्ग है। तो इस तरह से उपसर्ग की टॉपिक क्लियर करवाई जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रत्यय, प्रत्यय आप जानते हैं जैसे हम पूछेंगे नायिका में कौन प्रत्यय, टाप प्रत्यय है, ये सब की इंगित प्रत्यय है कि वो उसके बाद मतलब मान लीजिए बहुत सारा तुमुन प्रत्यय है, ल्यूट प्रत्यय है, बहुत सारे प्रत्यय हैं, सबका टाइप्स में बताऊंगा। क्रिया के अंत में जुड़ने वाला, संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ने वाला, A to Z चीज की चर्चा की जाएगी। फिर उसके बाद समास में आप जानते हैं भाई समास जो होता है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ये सब जितना तत्पुरुष समास सब आप जानते हैं। इन सभी का डिटेल वे में एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा। फिर उसके बाद अनुवाद, अनुवाद में जैसे जानते ही हैं, मान लीजिए कि गंगा हिमालय से निकलती है, राम पढ़ता है, राम स्कूल से साइकिल से विद्यालय जाता है, फिर मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यही सब जो सामान्य रूप से पूछे जाते हैं आपके क्लास 10th में जो अनुवाद, वो सब इजी वे में आप हैंडल कर लीजिएगा। उसके बाद आप अनुच्छेद लेखन में देखिएगा, कारक में कारक सूत्र भी क्लियर होगा, जैसे सहार्थे तृतीया होता है, फिर उसके बाद करणे तृतीया पढ़ा जाता है, कर्तूरी सिद्धतम पढ़ा जाता है, फिर जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, काला ध्वनि अत्यंत संयोगे द्वितीय पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद संबोधने च पढ़ा जाता है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कारक सूत्र हैं जिनका मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज याद होगा। ये बात सिंपल है। आगे देखिए पत्र लेखन, पत्र लेखन इजी वे में आप पढ़ लीजिएगा। मतलब दो तरह के पत्र लेखन में पढ़ाऊंगा, एक एप्लीकेशन जो कि आप अपने प्रधानाध्यापक के पास लिखते हैं, और फिर दूसरा आपको जो नॉर्मल पत्र होता है, सामान्य पत्र अपने मित्र के पास, पिताजी के पास, बहन के पास, या कहीं भी आप लिखते हैं, चाचा के पास, कहीं भी जहाँ जरूरत हो लिखते हैं उस तरह से। फिर उसके बाद यानी आवेदन पत्र, एप्लीकेशन, आवेदन, ये सब उस समय बताऊंगा मैं। फिर है उसके बाद मेरे दोस्त अपठित गद्यांश, जो अब मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे हितोपदेश, पंचतंत्र, ये जो भी मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्टोरी से रिलेटेड या ज्वलंत मुद्दे हैं जो आजकल फेमस हो रहे हैं मुद्दे, उनसे रिलेटेड बातें इसमें दे दिया रहता है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सभी चीज बहुत इजी है, नॉर्मल है। जब मैं इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करा दूंगा तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, 2013 से लेकर 2023 तक यानी 10 साल के क्वेश्चन मैं आपको जो जो टॉपिक पढ़ा लूंगा, और जितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं अभी तक, जैसे संधि पढ़ा लिया यदि, तो संधि से रिलेटेड A to Z टॉपिक मैं यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। सो फ्रेंड्स, अब इसको एक तरह से देखते हैं, तो वाइप आउट करते हैं, मिटाते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे सबसे पहले संधि टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूँ। आज सामान्य जानकारी दी जाएगी, कल से आपका एक एक चीज स्टार्ट हो जाएगा। सो देखिए, सो फ्रेंड्स देखिए, आपका जो पहला टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है संधि प्रकरण, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करता हूं, और संधि से संबंधित जितने जो आपके विषय वस्तु में जो एग्जाम में टॉपिक है, एक एक टॉपिक को मैं क्लियर करवाऊंगा। ऐसा कुछ छूट ना जाए, इसको लेकर मैं आपके प्रीवियस ईयर के जितने जो क्वेश्चन पेपर है उन सभी का यहाँ पे सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, और आप कीजिएगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है। ठीक, आगे देखिए। सो संधि प्रकरण, देखिए संस्कृत जब आप पढ़िएगा, और संस्कृत में मुख्य रूप से जब आप एक तरह से व्याकरण वाला पोर्शन पढ़िएगा, तो ये पूरी तरह से सूत्र रूप में बेस्ड है, आधारित है। जैसे आप जब पाणिनि जी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी को पढ़िएगा, पूरा अष्टाध्यायी किस पे आधारित है? सूत्र पे आधारित है, सूत्रवत है। आप यदि लघु सिद्धांत कौमुदी जो एक संस्कृत का पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण का, वो भी क्या है? सूत्रवत है। उसके बाद यदि आप
ध्यान समझिए, यदि आप महर्षि पतंजलि द्वारा जो लिखित महाभाष्य है उसको पढ़िएगा, पूरी तरह से सूत्रवत है। बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब हमारे जो कात्यायन जी थे वो भी लिखे हैं, वो भी क्या है, सूत्रवत है, सूत्र के रूप में है। तो जितने जो प्राचीन भारत में संस्कृत की ग्रंथ लिखी गई व्याकरण की, वे सभी सूत्रवत यानी सूत्र रूप में लिखी गई। तो मेरे दोस्त, ये जो आप देख रहे हैं नीचे, ये संधि प्रकरण का एक तरह से एक शब्द में फॉर्मूला है, सूत्र है। जिस सूत्र को आप देखते ही इसका क्या मतलब होता है, डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, इसको समझ जाइएगा। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से ये सब नहीं पूछा जाता। इसमें भी क्या पूछा जाता है वो मैं आपको आगे चल के क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, ये एक तरह से देखें तो संधि प्रकरण का ये फॉर्मूला है, परिभाषा है, ऐसा समझिए। परिभाषा क्या होता है, संधि किसे कहा जाता है, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। सो देखिए, आपको ऐसे भाषा में समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सके, क्योंकि संस्कृत व्याकरण को आसानी से समझ लेने के बाद उसके जितने जो प्रश्न होते हैं वो सभी इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इसके डेफिनेशन को लिखना। सो क्या लिखूंगा, सो समझिएगा। जब दो या दो से अधिक, ये मैं बताऊंगा भी कि क्यों लिखता हूं दो या दो से अधिक, क्योंकि एक ही शब्द में दो या दो से अधिक भी संधि हो जाते हैं। ठीक, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब भी समझाऊंगा, विकार उत्पन्न होता है, संधि कहलाता है। ये जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखे हैं हम यहाँ पे, जब दो या दो से अधिक वर्ण, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है। अब ये वर्ण क्या है, ये सभी चीजें आपको अच्छी वे में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मेरे दोस्त आप वर्ण तो जानते होंगे, वर्ण किसे कहा जाता है, तो ये तो बचपन वाली भाषा है। वर्ण उस सबसे छोटी ध्वनि को कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बचपन वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, सूत्र याद किया होगा, डेफिनेशन याद किया होगा। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर आपको कौन कौन से है, जैसे अ है, आ है, ई है, ई है, ऊ है, ऊ है, री है, ए है, आय है, ओ है, औ है। ठीक, और संस्कृत में एक और स्वर को शामिल कर लिया जाता है, ली। ये सभी क्या है, वर्ण है। कौन से वर्ण है, स्वर वर्ण है। ठीक, ये जितने जो है ये स्वर वर्ण है। क्यों, क्योंकि इनका उच्चारण अन्य वर्णों की सहायता से नहीं होता है। जैसे अ बोल रहा हूं तो सिर्फ अ ही मतलब है, लेकिन जब मैं क बोलूंगा, क, तब बिना अ के आप क को नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए जब किसी वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसको व्यंजन वर्ण कहा जाता है। तो ये आपका स्वर है, ये जितने जो लिखे हैं, और ये क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, यानी क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व। फिर उसके बाद तालाब्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, छ, त्र, ज्ञ, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण। लेकिन उसमें भी छ, त्र, ज्ञ, इसको स्पेशली संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ये सब आपको मतलब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। ये सब जानकारी के लिए जरूरी है भाई। जब तक ये नहीं जानिएगा तब तक आपको संस्कृत में आगे बढ़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि यदि आप क्लास 10th के सीरियस स्टूडेंट होंगे तो ये सभी चीज आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो ये सब सिंपल वे में है। आगे देखिए मेरे दोस्त, तो ये सब वर्ण है, आप तो जान गए वर्ण। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जो मैं वर्ण में
विकार लिखा हूं उसका मतलब क्या होता है। फिर इसके बाद मैं आपको आज भर के लिए इतना ही छोड़ दूंगा, कल से पूरा अच्छा तरह से आप पढ़ेंगे। तो देखिए, 2 या 2 से अधिक वर्ण होता है। वर्ण तो समझ गए कि इतना ही वर्ण होगा, जो अ आ इ ये सब है, क ख ग ये सब है, यही सब वर्ण रहेंगे। के मिलने पर मतलब जब ये सब वर्ण मिलेंगे, जैसे मान लीजिए अ प्लस अ 2 गो वर्ण मिला तो क्या बनेगा, आ बनेगा। यानी ये मिलता है तो इसके एक तरह से रूप में क्या अ और अ मिलता है तो अ और अ के मिलने से अ के रूप में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो उसी बदलाव को जब ये मिलता है तो उसको विकार कहा जाता है। विकार मतलब एक तरह से उसके आकार में बेकार परिवर्तन, तो वही आ गया आपको विकार। यानी जब अ और अ मिला तो आ बना, वही इसी को विकार कहते हैं। तो इसी विकार को क्या कहा जाता है, संधि। यानी आपस में मिलना ही संधि है। जब मैं बहुतों सारा आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगा इसके टाइप्स को कि संधि कितने तरह के होते हैं, आपको एक एक चीज क्लियर वे में समझ में आएगा। और समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए दोस्त, छोटी और बड़ी ये दोनों आपस में मिलेगा तो इसके रूप में परिवर्तन होकर बड़ी ही बनता है, तो इसी को संधि कहा जाता है। एक एक चीज आपको आगे समझ में आएगा। ये इतना तो समझ में आ गया, ये जो मतलब संधि क्या होता है। अब लिख देते हैं यहाँ पे मेरे दोस्त, संधि के थोड़ा सा प्रकार के बारे में मैं आपको बता दूं। संधि के प्रकार, तो संधि के प्रकार को देखे मेरे भाई तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला आपका है मेरे दोस्त स्वर संधि। स्वर संधि एक एक चीज को मैं पढ़ाऊंगा। दूसरा है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। क्या है मेरे दोस्त, विसर्ग संधि। अब ये स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, इन सभी का विस्तृत रूप में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Bye bye, take care, love you all. Please do subscribe this channel and also like this video if you desire to see this video and share with your friends. That's all. Thank you. धन्यवाद मेरे दोस्त। जय हिंद, जय साथियों।